हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से चाइना म्यांमार को अपने शिकंजे में कसता जा रहा है और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होने वाला है भविष्य में। यदि चाइना म्यांमार को अपने BRI पॉलिसी में या वन बेल्ट वन रोड जो उसका इनिशिएटिव है उसमें शामिल कर लेता है जैसा कि वो चाह रहा है, तो अगर ये पॉसिबल होता है तो इंडिया के लिए बहुत समस्या बन जाएगा। तो वो कैसे होगा, इस पूरा वीडियो समस्या का पूरा डिस्कशन एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि नहीं किया है तो, जिससे ये सभी लोगों तक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं कि हमें म्यांमार की पोजीशन पता होना चाहिए। म्यांमार की जो है, ये देखिए म्यांमार की पोजीशन, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे ये इंडिया है और यहाँ पे ये चाइना है। म्यांमार बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया से, चाइना से, यहाँ पे लाओस और नीचे थाईलैंड। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे थाईलैंड। अब ये देखेंगे कि इंडिया जो है वो क्यों टेंशन में है और इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है ये। चाइना ने अभी हाल ही में क्या किया है, चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट है, जिसके तहत चीन जो है वो, जो कि एक प्राचीन सिल्क रोड के आधार पे तहत एक प्रायोजित योजना है, जिसके तहत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के सड़कों व रेल मार्गों से जोड़ना, और ये इस बेल्ट के तहत अब इसने काम करना शुरू कर दिया है म्यांमार में, जो कि पहले से ही उसका CPEC जो चाइना पाक आर्थिक गलियारा वाला पोर्शन है उसके हिसाब से उसने उसको पहले से ही पार्ट बना रखा है। लेकिन अब इसने म्यांमार को बहुत ही, ये पहली बार नहीं है कि अभी म्यांमार को इतना जगड़ने की या अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी ये हो चुका है, बट अभी फिर से उसने यांग सांग सूकी जी को बोला है कि वो चाहता है चाइना कि ये BRI में शामिल हो जाए, पर उन्होंने मना कर दिया है। और यदि मना कर दिया है तो वो इनडायरेक्टली रूप से ना केवल गवर्नमेंट के थ्रू, बल्कि जो वहाँ के विद्रोही संगठन है, सैनिक, वहाँ उनको इनडायरेक्टली रूप और डायरेक्टली दोनों ही रूप से हेल्प कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों की हेल्प करता है, वो वहाँ के आतंकवादी ही हैं एक तरीके से, जो वहाँ के गवर्नमेंट और जनता के विरोध रहते हैं, विद्रोही संगठन हैं। तो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं और कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ की बॉर्डर कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हमारी जो इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। अब चूँकि ये बहुत ही चर्चित विषय है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारा ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। ये 4 स्टेट जो हैं वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके अलावा थोड़ा सा ये जो टोटल बॉर्डर है इंडिया की वो है म्यांमार से 1600 किलोमीटर, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो बॉर्डर है ये टोटल है 1600 किलोमीटर, ये जो मैंने अभी बताई है। इसके अलावा समुद्री सीमा से भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा हिस्सा म्यांमार का। और अब जो है हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे कि म्यांमार का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि ये तो अभी हमने पता कर लिया कि ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करने का बहुत ही इरादा है उसका। और म्यांमार के इतिहास के बारे में हम सबसे पहले देखें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी इंडिया का ही हिस्सा था और इसको बर्मा बोला जाता था, ब्रह्म देश के नाम से इसको जाना जाता है। और यदि इसकी बात की जाए कि म्यांमार क्यों नाम पड़ा, तो म्यांमार जो है वहाँ पे एक म्याम वंश का शासन था, पहले मियान वंश का शासन रहा है उस टाइम पे, उसकी वजह से उसका म्यांमार नाम पड़ा है। और वहाँ पे बर्मी एक जाति रहती थी, उसके नाम पे उसको बर्मा भी बोला जाता था। अब चूँकि क्या हुआ, 1935 तक तो ये इंडिया का हिस्सा था, लेकिन 1935 में ये भारत से अलग होने की घोषणा की गई। उसके बाद जब अंग्रेजों ने दोनों पे शासन किया, इस पे भी शासन किया, अलग हो गया, फिर उसके बाद इस पे भी शासन किया,
और इंडिया पे भी शासन किया, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 1948 में बर्मा को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई, बर्मा आज़ाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1948 से लेके 1962 तक बर्मा पे या म्यांमार पे सैनिक तानाशाही रही, जिससे वहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो गई। और फिर धीरे धीरे अनेक लोकतंत्र समर्थक उठने लगे, जैसा कि सब जगह लोकतंत्र की मांग उठी तो वहाँ भी जनता जागरूक हुई। और जिनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो वहाँ के राष्ट्रपिता आंग सान सू की जो थे, जैसा कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी है, ऐसे आंग सान सू की नहीं, आंग सन जो है वहाँ के राष्ट्रपिता हैं। उनकी बेटी जो है आंग सान सू की, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, जैसा कि आप लोगों ने पहले न्यूज़ में सुना ही होगा, और कई बार जेल भी गई हैं। उन्होंने इतना संघर्ष किया अपने देश की लोकतंत्र के लिए और तानाशाही को खिलाफ आवाज़ उठाई। और अब फिर जाके कहीं 2010 में इतने संघर्ष के बाद 2010 में वहाँ से सैनिक तानाशाही खत्म हुई और 2010 में आंग सान सू की ने लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पे की। और अभी वर्तमान में आंग सान सू की ही वहाँ पे गवर्नमेंट है और वो वहाँ की हेड बन चुकी हैं। अब हमें देखना है कि आंग सान सू की ये है, इतनी बार इनको नोबेल प्राइज़ कई मिल चुके हैं, और ना केवल नोबेल का शांति का नोबेल प्राइज़ मिला, बल्कि इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और सखारेव, जितने भी वर्ल्ड के अच्छे अच्छे शांति के लिए और लोकतंत्र समर्थन के लिए अवार्ड दिए जाते हैं वो सबसे सम्मानित हो चुकी हैं। तो इनका फ़ोटो आप देख लीजिए, ये हैं लोग आंग सान सू की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अब आगे वीडियो में इन्हीं के ऊपर आशा है मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंडिया इनसे बात करके समर्थन करके कैसे हमारी समस्या को दूर कर सकता है, और भारत की भी समस्या दूर हो जाएगी और इनकी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इनसे रिलेशन बनाना अब इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हम देखते हैं कि म्यांमार के इतिहास के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। अब जब ये आंग सान सू की वहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि म्यांमार ऑलरेडी चाइना ने म्यांमार को कर्ज दे रखा है $4 मिलियन का। कितने का? $4 मिलियन का चाइना ने पहले से ही कर्ज दे रखा है, और जिसका ब्याज जो है उसने $500 मिलियन उसके ऊपर ब्याज आ गया। तो वो समझ गई कि ये केवल दरियादिली नहीं है कि हम तुम्हें देते जा रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं। तो पहले जनता बेवकूफ़ जैसी समझती रही कि ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, बट इनको समझ में आ गया कि ये हेल्प नहीं है, बल्कि हमारे और ज़्यादा हमें कर्ज के जंजाल में फंसाया जा रहा है। कि पहले तो कर्ज दे दिया $4 मिलियन का, फिर उसके बाद उस पर ब्याज लगा दिया $500 मिलियन। कितना होता है? इस तरीके से पूरी जनता को भी उन्होंने अवेयर किया। बट धीरे धीरे अब जब ये नहीं मानी तो अब वो वहाँ के जो विद्रोही संगठन हैं, अब मैं आपको उन म्यांमार के विद्रोही संगठन के बारे में बताऊंगी कि जो म्यांमार के विद्रोही संगठन हैं उनको उसने हेल्प पहुंचाना शुरू कर दी। और ना केवल हेल्प, बल्कि वहाँ पे वो चीन डायरेक्टली मदद कर रहा है, हेलीकॉप्टर भी भेजता है, मिसाइल विसाइल सब कुछ देता है, सीधा डायरेक्ट इंटरफेयर करता है ताकि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो। और जैसा अगर वहाँ अनस्टेबिलिटी होगी, हमारे पड़ोसी देश अनस्टेबल रहेंगे तो हमारे यहाँ भी दिक्कत होगी। अब हमें देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से विद्रोही संगठन हैं। ये देखिए, ये जैसा कि आपने अभी मैप देखा कि ये म्यांमार का मैप है, और यहाँ पे हम आपको बताएंगे ये जो है ये पूरा म्यांमार है, एक पतंग के जैसा है, और पतंग की डोर समझ लीजिए अब चाइना के हाथ में आ गई है। अब वो जहाँ चाहे वैसा मोड़ सकता है अगर इन्होंने उसकी बात मान ली। और जो किस तरीके से अब हम देखेंगे कि वो चाइना इस पे कब्जा कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सबसे पहले यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये रखाइन प्रांत, ये दिख रहा है आपको, ये रखाइन प्रांत है, सॉरी ये रखाइन प्रांत। ये रखाइन प्रांत जो है यहाँ पे विद्रोही संगठन है, और एक जो है
शान का पठार, यहाँ पे आपको दिख रहेगा, एक ये शान का विद्रोही संगठन और ये कांचीन, एक ये 3 यहाँ पे बड़े विद्रोही संगठन है, ये स्टेट है वहाँ के। और यहाँ पे 3 बड़े बड़े संगठन हैं जो कि आतंकवाद को बहुत बढ़ावा देते हैं। मतलब आतंक की गतिविधियां ही समझ लीजिए कि वहाँ की जनता को इतना परेशान कर रखा है इन लोगों ने। और चाइना उनकी हेल्प कर रहा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, दोनों ही रूप से। अब ये जो है यहाँ पे ये जो है ये सबसे बड़ा संगठन है, ये रखाइन का तो आपको पता ही होगा, आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना ही होगा, हमेशा ही रहता है चर्चा में, पिछले साल भी, कि यहाँ की जो रोहिंग्या वाली समस्या कितनी विकराल रूप ले चुकी थी और फिर उसकी समस्या भी हमने ही सॉल्व की थी। अब ये देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो सांग प्रांत है, सांग्यांग शान का पठार, ये जो है यहाँ पे है एक UWS, यूनाइटेड शाम आर्मी, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये जो है ये यहाँ पे इसी की सबसे ज़्यादा मदद करता है चाइना, डायरेक्ट यहाँ पे चीन हेलीकॉप्टर मिसाइल सब कुछ प्रोवाइड कराता है ताकि वो जनता में डर पैदा कर सके और सरकार को अनस्टेबल कर सके। अब क्या हुआ है, चाइना ने सूकी को बोला है कि हमारे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में शामिल हो जाइए, पर उन्होंने मना कर दिया है। और यहाँ पे उसने एक, ये आपको सितवे पोर्ट दिख रहा होगा, ये देखिए, ये सितवे पोर्ट, एक सितवे पोर्ट बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है यहाँ पे चाइना ने। अब ये इसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही हिस्सा है, ये चाइना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये पोर्ट बना लेगा और अगर यहाँ पे पोर्ट बनाने में ये कामयाब हो जाता है तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारा इंडिया है और ये डायरेक्ट यहाँ से विशाखापट्टनम में, चेन्नई में और कोलकाता में, तीनों जगह अपना वर्चस्व बना लेगा, यहाँ से निगरानी रख सकेगा, ताकि हम पानी में तो रखेगा ही, और हम यहाँ पे हमारे, आपको पता होगा कि सबसे ये जो श्रीहरिकोटा है जहाँ से हमारे PSLV GSLV ये सब छोड़े जाते हैं, इन सब सैटेलाइट पे नज़र रख सकेगा और पता कर सकेगा कि हमारी जो मिसाइल छोड़ी जा रही हैं उनकी मारक क्षमता क्या है, वहाँ से पता कर लेगा, वो दूरी क्या है निकाल लेगा। अगर उनको यहाँ पे पता चल गया कि कब और कहाँ से कहाँ छोड़ी जा रही है तो हम ना भी बताएं तो भी हमारी सब मिसाइल और सैटेलाइट्स वगैरह की जानकारी उनको हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे साथ ही साथ अभी तो ये ऑथोराइज ऑफिशियल नहीं हुआ है डिक्लेयर, पर इसके अलावा ये हमारे यहाँ उड़ीसा में भी जो चांदीपुर रेंज है उस पे भी अपनी नज़र जमा सकता है और वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकता है। यदि यहाँ पे उसने ये सितवे पोर्ट बनाने में पूरी तरह कामयाब हो जाता है तो इंडिया को चाहिए, मैं आगे आके बताऊँगी कि इंडिया को क्या करना चाहिए। और अब इसके अलावा यहाँ पे ये जो रंगून आप देख रहे हैं, यह हो गया सितवे पोर्ट। एक तो चाइना ने सितवे पोर्ट की वजह से समस्या खड़ा कर रखी है और एक है यहाँ पे नीचे रंगून है जहाँ से वहाँ पे भी वो एक पोर्ट बना रहा है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, जिससे वो इंडिया के यहाँ पे नीचे आपको पता होगा कि अंडमान और निकोबार वाला हिस्सा पड़ता है, तो उस पर भी नज़र रख सके और उस पर अपनी पकड़ बना सके। अब क्या हुआ है, इंडिया को चाहिए कि ये जो चाइना म्यांमार की मदद कर रहा है सितवे पोर्ट बनाने के लिए, भी उसने लोन दे रखा है, कर्ज दे रखा है और उससे इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होगा कि वो पूरी तरह से जाल में उनके कर्ज वाले जो कुचक्र होता है, कर्ज के जंजाल में फंस जाएगा और जो वो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। इसलिए वो मना कर रहे हैं और अभी वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इसके BRI में शामिल हो। तो अब इंडिया के पास क्या हो सकता है कि इंडिया के पास, यदि ये तो समस्याएं हो गई कि आगे आने वाले समय में यदि म्यांमार के नज़दीक आता है चाइना तो इंडिया को बहुत दिक्कत हो जाएगी और
भारत को चाहिए कि अब मोदी जी डायरेक्टली लें अभी, क्योंकि अपने यहाँ कोरोना चल रहा है और इसमें लगे हुए हैं, और चाइना डायरेक्ट भी हमारे यहाँ इतनी दिक्कत दे रहा है तो उसमें है, तो अभी ये इस साइड गवर्नमेंट का ध्यान ज़्यादा नहीं जा रहा है। पर यदि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो और भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब क्या होता है, मोदी जी को चाहिए कि वो डायरेक्ट एक आंग सान सूकी जी से मुलाकात करें या वर्चुअल तरी मीटिंग करें या जो भी करें, और अजीत डोभाल जी को भी वहाँ भेजना चाहिए कि वो डायरेक्ट उनसे बात करें कि भारत जो है म्यांमार, ये जो सितवे पोर्ट बनाया जा रहा है और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चाइना कर रहा है, जो उनकी हेल्प कर रहा है वो ना दे, वो हेल्प अब हम करें। यदि हम करेंगे तो हम इससे हमारे जो पुराने रिश्ते रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं प्राचीन टाइम पे भी सांस्कृतिक, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म था और अभी भी बहुत जनसंख्या वहाँ पे बौद्ध की है, तो हमारे सांस्कृतिक रिलेशन भी रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। और चाइना का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, म्यांमार के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा यदि ये जो सितवे पोर्ट और ये जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाइना कर रहा है उसकी जगह हम मदद करें म्यांमार की, और हमारी सरकार मदद करे। तो और जो विद्रोही संगठन है, क्योंकि जो उनको कर रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, उनको डायरेक्ट सीधा कर ही देना चाहिए, उनको नष्ट कर देना चाहिए जो विद्रोही संगठन है वहाँ के। और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत हम सक्षम हैं कि कर सकते हैं, बट केवल वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो यदि उसमें कामयाब हो जाते हैं तो म्यांमार की जो अस्थिरता है उसको भी फुलफिल करने में हम कामयाब होंगे और म्यांमार और इंडिया दोनों ही आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा जो हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों को ही वहाँ भेजा जाना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ के ये जो विद्रोही संगठन है उनका आतंक थोड़ा कम कर सकें और चाइना के मंसूबों को कामयाब ना होने दें, क्योंकि चाइना ना केवल इस एशिया रीजन में बल्कि पूरे अपनी सभी जगह अपनी वर्चस्व बनाना चाहता है। और ये कोरोना तो ठीक है, कोरोना के साथ साथ डायरेक्ट ज़मीन हड़पना, जैसा कि आपने देखा ही अपनी भी हड़प रहा है, और ना केवल यहाँ बल्कि हांगकांग, तिब्बत सभी जगह वो लगा हुआ है। तो इसके मंसूबों को पूरा नहीं होने देना चाहिए और आगे चल के हम आई होप आप लोग देख ही लेंगे, शायद ऐसा हो कि मोदी जी बातचीत करें, डायरेक्ट हो, क्योंकि इससे अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। दूसरे देश भी, इससे क्या होगा, हमारी छवि बहुत अच्छी बनेगी और जो दूसरे देश हैं वो भी भारत की ओर आएंगे, देखेंगे कि जिनकी जो समस्याएं हैं आपस में, जो दोनों छोटे छोटे देश हैं वो आपस में उन लोगों का वर्चस्व, जैसे बाद में आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगी कि और कौन कौन से देश हैं जहाँ पे ऐसी समस्याएं चल रही हैं। केवल यहीं पे नहीं है बल्कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे ऐसा जो बड़ा देश है वो छोटे देश पे कब्जा जमाना चाहता है, तो वो भी मोटिवेट होंगे और इंडिया की तरफ आएंगे कि इंडिया अच्छे काम के लिए हमेशा आगे आता है। और विद्रोही संगठन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए। और जो है, क्योंकि म्यांमार है बहुत छोटा देश, म्यांमार छोटा देश है, अगर वहाँ खतरा पैदा हुआ, पाकिस्तान तो भी थोड़ा बड़ा है पर म्यांमार बहुत छोटा है, वहाँ हुआ तो वो पूरी तरह से हिल जाएगा और उसका वर्चस्व तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि फिर वो चाइना की कठपुतली ही बनेगा। अब हम थोड़ी सी एक टर्म्स और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि CMEC जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी चाइना बना रहा है, और साथ ही साथ जो वो बंगाल की खाड़ी में जो कि CMEC जो है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो BRI का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अलावा वो जनवरी 2020 में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो चाइना और म्यांमार इनके राजनयिक संबंधों को 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसकी खुशी में, उसके उपलक्ष्य में सी जिनपिंग ने वहाँ की म्यांमार की यात्रा की थी। और न केवल इसके लिए बल्कि इनडायरेक्ट रूप से अपना ये सब बताने के लिए कि हम आपको ये हेल्प करेंगे, ये कर्ज देंगे, वो कर्ज देंगे, ताकि वो अच्छी तरह से उनके चंगुल में फंस जाए। और बाकी एक जो CPEC है चाइना पाक इकोनॉमिक गलियारा कॉरिडोर, तो आपको पता ही होगा, उसके साथ ही साथ इसकी और भी परियोजनाएं हैं, जैसे कि चाइना म्यांमार जो है, म्यांमार में एक सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसका भी विकास कर रहा है। और जो वहाँ की क्योफ एक जगह है, वहाँ पे एक गहरे डीप सी पोर्ट का भी निर्माण कर रहा है। न केवल ये
जो सितवे पोर्ट है उसका भी, बल्कि क्यों वहाँ पे एक डीप सी पोर्ट का भी निर्माण करने का, उसका विकास करने का प्लान है। तो और चीन के जो मांडले, चीन से लेके मांडले तक एक रेलवे लाइन का भी विकास करने की उसकी योजना है। ये सारी प्लान उसने बना रखे हैं। तो इन सभी प्लान और मंसूबों को यदि कामयाब हो जाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, न केवल इंडिया के लिए बल्कि और आगे चल के और विश्व के लिए भी ये बाद में जाके समस्या बन सकता है। तो वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।